अभी अभी तुमने जो क्लिप देखा वो एक हॉरर मूवी का सीन है जो 2005 में रिलीज हुई थी एंड ये उस समय की सबसे डरावनी मूवीज में से एक थी बिकॉज दिस मूवी इज बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी। द एक्सॉर्सिज्म ऑफ एमिली रोज ये 2005 की एक हॉरर मूवी है जो एनालीज मिशेल नाम की इस लड़की पर बेस्ड है जिसके ऊपर आज तक का सबसे खतरनाक एक्सॉर्सिज्म किया गया था। एक्सॉर्सिज्म या फिर मैं कहूँ झाड़ फूक ये तब किया जाता है जब कोई इंसान किसी डीमन या स्पिरिट से पोजेस्ड हो एंड इसका जो प्रोसेस होता है वो बहुत ही दर्दनाक होता है जिसे हर कोई नहीं सह पाता। बट एनालीज के केस में ये एक्सॉर्सिज्म एक बार, दो बार या 10 बार नहीं बल्कि पूरे 67 बार किया गया था। तो उसकी हालत क्या हुई होगी ये तुम सोच भी नहीं सकते। एनालीज और उसकी फैमिली वालों का ये मानना था कि एनालीज किसी डिमोनिक एंटिटी से पोजेस्ड है, बट ऑन दी अदर हैंड डॉक्टर्स एंड स्पेशलिस्ट्स का ये कहना था कि वो किसी डीमन वगैरह से पोजेस्ड नहीं है बल्कि वो बस मेंटली एंड फिजिकली बहुत ही ज्यादा बीमार है। तो आखिर सच क्या था? क्या एनालीज सच में बीमार थी या फिर उसे किसी खतरनाक डीमन या स्पिरिट ने पोजेस कर रखा था जिसने उसकी ऐसी हालत की थी? एंड क्यों ये केस इतनी ज्यादा फेमस हुई? क्यों इस एक्सॉर्सिज्म को हिस्ट्री की सबसे खतरनाक और डरावनी एक्सॉर्सिज्म माना जाता है? ये सब हम जानेंगे आज की वीडियो में। और इसी वीडियो में मैं तुम्हें एनालीज के एक्सॉर्सिज्म के दौरान किए गए ओरिजिनल टेप रिकॉर्डिंग्स भी सुनाऊंगा जो आज भी इंटरनेट पर अवेलेबल है। इस पिक्चर को ध्यान से देखो। इसे देखकर तुम ये अंदाजा नहीं लगा पाओगे कि ये जो स्माइल है इसके पीछे की स्टोरी कितनी टेरिफाइंग हो सकती है। ये फोटो है एना एलिजाबेथ मिशेल की और यू कैन से एनालीज मिशेल की, जिसका जन्म 21 सितंबर 1952 को वेस्ट जर्मनी के एक स्ट्रिक्ट कैथोलिक फैमिली में हुआ था। एनालीज अपने 3 बहनों और अपने पेरेंट्स के साथ रहा करती थी। एनालीज की फैमिली बहुत ही रिलीजियस थी एंड वो भगवान और शैतान दोनों पर बिलीव करते थे। दैट्स व्हाई एनालीज भी बचपन से ही बहुत ही काइंड हार्टेड गर्ल थी। वो गॉड पर बहुत बिलीव करती थी एंड हर वक्त अपनी फैमिली और दूसरे लोगों के लिए प्रेयर्स किया करती थी। एनालीज बचपन से ही पढ़ाई में अच्छी थी एंड उसका ड्रीम था कि वो हाई स्कूल के बाद एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन करवाएगी बिकॉज शी वॉन्टेड टू बिकम अ टीचर एंड बिकॉज वो पढ़ाई में अच्छी थी इसलिए उसे जर्मनी के एक बहुत ही बड़े कॉलेज में एडमिशन भी मिल गया था। उस समय एनालीज के लाइफ में प्रॉब्लम्स तो बहुत थी पर इन सब के बावजूद वो उन सभी प्रॉब्लम्स को ओवरकम करके अपने ड्रीम्स को पूरा करना चाहती थी। बट शी हैड नो आइडिया कि आगे उसके साथ जो होने वाला था वो हिस्ट्री की सबसे डरावनी घटना बन जाएगी और जो उसे और उसके ड्रीम्स को डिस्ट्रॉय कर देगी। इन सब की शुरुआत होती है 1968 से जब एनालीज 16 साल की थी। एक दिन जब वो अपने स्कूल में थी तभी उसे अचानक से एक दौरा पड़ता है जिसके बाद वो सडनली ब्लैक्ड आउट हो जाती है। बट जब उसे होश आता है तब उसे इस बारे में कुछ याद ही नहीं रहता। पर बाद में उसके फ्रेंड्स बताते हैं कि वो अचानक से कुछ मिनटों के लिए एक ट्रांस लाइक स्टेट में चली गई थी। उसी रात जब एनालीज अपने रूम में सो रही थी तभी उसे अपने ऊपर एक प्रेशर फील होता है जैसे उसके ऊपर कोई बैठा हो, जिस वजह से उसकी नींद खुल जाती है और वो देखती है कि उसने अपने बेड पे ही यूरिनेट कर दिया था। इस इंसिडेंट के कुछ महीनों बाद तक सब कुछ ठीक चलता है पर ठीक 1 साल बाद यानी कि 1969 में एनालीज को वापस से वैसे ही सिमिलर अटैक्स आने लगते हैं। एंड इस बार जब एनालीज के पेरेंट्स उसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं तब डॉक्टर्स एनालीज का अच्छे से चेकअप करते हैं बट स्टिल उन्हें एनालीज में कुछ भी गलत नहीं मिलता। वो कहते हैं कि एनालीज बिल्कुल सही है और उसे कोई बीमारी नहीं है। बट थिंग्स स्टार्टेड टू गेट वियर्ड जब एनालीज को तीसरी बार यह अटैक आता है। फरवरी 1970 में एनालीज को ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी की बीमारी हो जाती है जिस वजह से उसे इमीडिएटली हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़ता है। एंड व्हाइल शी वाज इन द हॉस्पिटल तभी उसे तीसरी बार ये दौरा पड़ता है और यहीं से चीजें और भी बिगड़ने लगती है। इस बार एनालीज बताती है कि उसे अजीब अजीब कलर्स दिखाई दे रहे हैं और डरावनी आवाजें सुनाई दे रही हैं जो उसे रात में सोने नहीं देती। डॉक्टर्स एनालीज का वापस से चेकअप करते हैं एंड इस बार वो बताते हैं कि एनालीज को टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी नाम की एक बीमारी है। ये एक तरह की मिर्गी होती है जिसमें पेशेंट्स को हेलुसिनेशंस होने लगते हैं
एंड सडनली उनके मूड में और बिहेवियर में चेंजेस आ जाते हैं और कभी कभी तो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस भी हो जाती है। अब वैसे तो ये बीमारी उतनी भी ज्यादा रेयर नहीं है बिकॉज पूरे वर्ल्ड में 50 मिलियन से भी ज्यादा लोग इससे सफर करते हैं, बट एनिलीज का केस बाकी सबसे बिल्कुल अलग था। डॉक्टर्स ने एनिलीज का ट्रीटमेंट करना शुरू कर दिया था एंड वो उसे डायलैंटिन नाम की एक दवाई भी दे रहे थे, बट इन दवाइयों का एनिलीज पर कोई असर नहीं हो रहा था और उसकी हालत और भी ज्यादा बिगड़ती जा रही थी। वो अपने पेरेंट्स को कई बार बताती थी कि उसे जगह जगह डिमोनिक फेसेस दिखते हैं, बट उसकी बातों पे कोई भी बिलीव नहीं कर रहा था। एनिलीज का ट्रीटमेंट चलता रहा और 3 साल बीत गए। अब 3 साल बीत चुके थे पर एनिलीज के कंडीशन में जरा भी सुधार नहीं आया था। इस दौरान डॉक्टर्स ने एनिलीज को कई तरह के एंटी साइकोटिक, एंटी कन्वर्जन ड्रग्स दिए, मूड स्टेबलाइजर्स दिए, बट स्टिल वो उसे ठीक नहीं कर पा रहे थे। एनिलीज की कंडीशन इस हद तक खराब हो चुकी थी कि अब उसे डिमोनिक फेसेस नहीं बल्कि खुद डीमंस दिखने लग गए थे जो उससे कहते थे कि वो श्रापित है और वो नर्क में सड़ने वाली है। अब एनिलीज को किसी भी पवित्र जगहों से डर लगने लगा था और वो किसी भी होली ऑब्जेक्ट को अपने पास सह नहीं पाती थी। एनिलीज का बिहेवियर दिन पर दिन और भी ज्यादा अजीब होता जा रहा था। कंटिन्यूअसली 3-4 साल से चल रहे ट्रीटमेंट की वजह से और इतने सारे मेडिसिन खाने की वजह से अब वो अपने मेडिकल केयर से भी फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी थी। करीब और 2 साल तक ये सब कुछ ऐसे ही चलता रहा। एनिलीज की बीमारी और बढ़ती गई एंड देन ईयर 1975 में एनिलीज और भी ज्यादा कमजोर हो गई क्योंकि वो सही से कुछ भी खा पी नहीं पाती थी। वो कहती थी कि उसके अंदर कोई डीमन है जो उसे कुछ खाने पीने नहीं देता। 5 साल के ट्रीटमेंट के बाद भी जब एनिलीज ठीक नहीं हो पाई तब उसके पेरेंट्स को ये लगने लगा कि शायद एनिलीज सही बोल रही थी, शायद उसे कोई बीमारी है ही नहीं बल्कि वो बस किसी डिमोनिक एंटिटी से पोजेस्ड है। इस समय तक एनिलीज की फैमिली को इस बात पे पूरी तरह से यकीन हो चुका था कि वो पोजेस्ड है, इसलिए उन लोगों ने इस बार चर्च से हेल्प लेने की सोची। उन लोगों ने कुछ प्रीस्ट्स को एनिलीज पर एक्सॉर्सिज्म करने के लिए रिक्वेस्ट किया, बट सभी प्रीस्ट्स ने एनिलीज के पेरेंट्स को यही रिकमेंड किया कि उन्हें एनिलीज का ट्रीटमेंट जारी रखना चाहिए और ये कहकर मना कर दिया कि एक्सॉर्सिज्म के लिए पहले लोकल चर्च के बिशप से परमिशन लेनी पड़ती है एंड परमिशन तभी मिलती है जब किसी इंसान में पोजेस्ड होने के सभी सिम्टम्स पाए जाते हैं। इस समय तक एनिलीज का बिहेवियर और भी ज्यादा डिमोनिक और वायलेंट हो चुका था। कभी कभी वो स्पाइडर्स, बर्ड्स या फिर इंसेक्ट्स को मार के खाने लगती थी, तो कभी टेबल के नीचे 2 दिनों तक बैठकर डॉग्स की तरह भौंकने लगती थी एंड एक बार तो उसने अपने पेरेंट्स पर ही अटैक कर दिया था। ये सारी बातें एनिलीज के पेरेंट्स ने एक प्रीस्ट को बताई जिसका नाम फादर अर्नस्ट ऑल्ट था एंड फाइनली ये सब सुनने के बाद फादर अर्नस्ट ऑल्ट एनिलीज के एक्सॉर्सिज्म के लिए मान गए, बट उससे पहले वो एनिलीज की कंडीशन देखने उसके घर गए एंड जब वो एनिलीज के घर गए तब एनिलीज ने फादर के सामने ही फ्लोर पर यूरिनेट कर दिया और उसे पीना शुरू कर दिया और बहुत ही अजीब बिहेव करने लगी। ये सब देखकर फादर को ये यकीन हो गया था कि एनिलीज पोजेस्ड है और जैसी उसकी हालत थी उसे देखकर उन्होंने एक बात कही, कोट, Didn't look like an epileptic. बाद में फादर अर्नस्ट ऑल्ट ने ये पूरी घटना वहाँ के लोकल चर्च के बिशप जोसेफ स्ट्रैंगल को बताई और साथ ही एनिलीज पर एक्सॉर्सिज्म करने की परमिशन मांगी एंड ये सब सुनने के बाद बिशप जोसेफ स्ट्रैंगल ने उन्हें परमिशन दे दी और उनकी हेल्प करने के लिए एक और प्रीस्ट को उनके साथ भेजा जिनका नाम फादर आर्नोल्ड रेंस था। फादर ऑल्ट और फादर रेंस ने मिलकर सितंबर 24 को एनिलीज पर पहला एक्सॉर्सिज्म परफॉर्म किया था, जिसके बाद एनिलीज और भी ज्यादा अग्रेसिव होने लगी थी। वो खुद को ही इंजर्ड करने लगी थी, इसलिए उन लोगों ने एनिलीज पर एक्सॉर्सिज्म जारी रखा। कुछ दिनों बाद एनिलीज के पेरेंट्स ने डॉक्टर से कंसल्ट लेना भी बंद कर दिया क्योंकि डॉक्टर्स के दिए गए दवाइयों का एनिलीज पर कोई असर नहीं हो रहा था। इसलिए उन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ एक्सॉर्सिज्म पर ही भरोसा करने का सोचा। बट कुछ दिनों तक एक्सॉर्सिज्म करने के बाद भी एनिलीज के हालत में कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अब उसने खाना पीना पूरी तरह से छोड़ दिया था, उससे कुछ खाया नहीं जाता था। क्रिश्चियन लोग अक्सर एक तरह की प्रेयर्स किया करते हैं जिसमें उन्हें नीज पर बैठना होता है। एनिलीज ये दिन में 500-600 बार करने लगी थी। उसके घुटनों के लिगामेंट्स तक डैमेज हो गए थे। एक्सॉर्सिज्म के दौरान बहुत ही अग्रेसिव होने के कारण वो खुद को और दूसरों को इंजर्ड कर देती थी। इसलिए एक्सॉर्सिज्म के वक्त वो लोग एनिलीज को मोटे चेन से बांध देते थे, जिस वजह से उसके बॉडी पे और भी कई सारे इंजरीज हो गए थी।
उस 23 इयर्स की यंग लड़की पर टोटल 67 से भी ज़्यादा बार एक्सॉर्सिज्म परफॉर्म किया गया था, जो लगातार 1975 से 1976 के बीच हुआ था। इनमें से हर एक सेशन 4 घंटे से भी ज़्यादा का होता था, जो हफ्ते में 2 बार परफॉर्म किया जाता था। और इन्हीं में से एक एक्सॉर्सिज्म की ओरिजिनल टेप रिकॉर्डिंग आज भी इंटरनेट पर अवेलेबल है, जो मैं तुम्हें अभी सुनाने वाला हूँ। Ich hab Richter so, dass ich in dem Wald rein bin. Ich trag dir die Rotznase noch so lang, bis es lebt wird. Die saublöde Weib. Bei uns gibt's kein Zurück. Nie! In alle Ewigkeit! इन सेशंस के दौरान जब फादर ने एनिलीज से उसका नाम पूछा, तो एनिलीज ने कुछ ऐसा बताया जिसे सुनकर सबके होश उड़ गए। एनिलीज ने उन सभी डीमंस के नाम बताए जिन्होंने उसे पोजेस कर रखा था, और ये कॉन्वर्सेशन भी इस टेप रिकॉर्डिंग में कैप्चर हुई थी। Ich, der Judas und der Nero, der Kain und der Hitler. 5 Stimmen. Das ist der 6. Oh, den haben wir gelogen. Den habt ihr natürlich. एनिलीज के हिसाब से उसके अंदर 6 डीमंस थे, जिनमें से पहला था जूडस इस्कारियोट, दूसरा नेरो, तीसरा केन, चौथा वैलेंटाइन फ्लिश्टमैन, पांचवा एडोल्फ हिटलर, एंड सबसे आखिर में द गॉड ऑफ द इविल लूसीफर। इतना सब कुछ करने के बाद भी एनिलीज ठीक नहीं हो पाई, और करीब 10 महीनों तक ये सब टॉर्चर झेलने के बाद 1 जुलाई 1976 को उसने अपने घर में ही दम तोड़ दिया और इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के चली गई। जब एनिलीज की डेथ हुई तब वो बस 23 साल की थी। उसके आखिरी वक्त में उसका वजन घट के सिर्फ और सिर्फ 30 किलो रह गया था। वो बिल्कुल एक हड्डी के ढांचे जैसी हो चुकी थी। उसके दांत फ्रैक्चर्ड हो चुके थे, शरीर पे जगह जगह ब्रूसेस आ रखे थे, यहाँ तक कि उसके बॉडी के मल्टीपल बोन्स भी फ्रैक्चर्ड हो चुके थे। अब भले ही उसके अंदर कोई डीमन हो या ना, बट ये वन ऑफ द मोस्ट टेरिफाइंग एंड क्रूअल वे है किसी के डेथ का। एनिलीज की ऑटोप्सी रिपोर्ट आने के बाद ये पता चला कि उसकी मौत की वजह उसकी बीमारी तो थी ही, साथ ही करीब 1 साल तक सही से खाना पीना ना खाने की वजह से उसे मैलन्यूट्रिशन और डिहाइड्रेशन हो गई थी। डॉक्टर्स ने ये भी कहा कि अगर एनिलीज को सही समय पर सही इलाज दी जाती और अच्छे से खाना पीना दिया जाता तो उसकी हालत ऐसी नहीं होती और उसकी जान भी बच जाती। 1976 में जब ये केस पब्लिक और मीडिया के सामने आती है तब सभी लोग एनिलीज के पेरेंट्स और उन दोनों पादरियों को ही ब्लेम करते हैं, और कुछ दिनों बाद ही एनिलीज के पेरेंट्स के साथ साथ उन दोनों पादरियों पर नेग्लिजेंट होमिसाइड यानी लापरवाही से हत्या के लिए केस फाइल किया गया, जिसमें उन दोनों पादरियों को गिल्टी पाया गया और उन्हें 6 महीने की सजा सुनाई गई विद फाइन। बट एनिलीज की फैमिली पर कोई भी चार्जेस नहीं लगते हैं क्योंकि उन लोगों ने ऑलरेडी अपनी बेटी को खो दिया था और यही उनके लिए बहुत ज्यादा था। इन सब के ठीक 2 साल बाद एनिलीज के पेरेंट्स को एक नन मिलती है जो उनसे कहती है कि उसे सपने में एनिलीज दिखी है और उसकी बॉडी ग्रेव में बिल्कुल सही सलामत है, और यही एनिलीज के पोजेस्ड होने का सबसे बड़ा सबूत है। ये सब सुनने के बाद मिशेल फैमिली बहुत ही वरीड हो जाती है एंड वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग उसी साल एनिलीज की बॉडी को वापस से ग्रेव से निकालेंगे। एंड जिस दिन उसकी बॉडी को ग्रेव से निकाला जा रहा था उस दिन वहाँ हंड्रेड्स ऑफ क्यूरियस पीपल गैदर हो जाते हैं ये देखने के लिए कि क्या सच में एनिलीज की डेड बॉडी अभी भी सही सलामत है और क्या सच में डीमन या पोजेशन जैसा कुछ होता है। बट ये सब गलत साबित हो जाता है क्योंकि एनिलीज की डेड बॉडी बाकी लोगों की तरह ही डिकम्पोज्ड हो चुकी थी। आगे चल के 1999 में एनिलीज के फादर की भी डेथ हो जाती है एंड 2006 के एक इंटरव्यू में एनिलीज की मदर एना मिशेल एक स्टेटमेंट देती हैं कि 1976 में उन्होंने एनिलीज के लिए जो भी डिसीजंस लिए उसका उन्हें कोई भी रिग्रेट नहीं है। एंड वो ये कहती हैं, I know we did the right thing because I saw the sign of Christ in her body. वो ऐसा इसलिए कहती हैं बिकॉज उनके हिसाब से उन्होंने एनिलीज के बॉडी पर स्टिग्माटा साइन देखा था
एक्चुअली जब किसी इंसान के बॉडी पर वो वुंड्स या स्कार्स आ जाते हैं जो जीसस क्राइस्ट के क्रूसिफिकेशन के दौरान उनके बॉडी पर थे, तो कैथोलिक लोग उसे ही स्टिग्माटा साइन कहते हैं। एंड उनके हिसाब से ये स्कार उसी इंसान के बॉडी पर आता है जिसने अपने पूरे जीवन में कोई भी बुरे काम नहीं किए और जो गॉड के प्रति पूरी तरह से डिवोटेड रहे। वेल, जो भी हो, बट एनिलीज की ग्रेव अब एक रिलीजियस गैदरिंग प्लेस बन चुकी है जहां बहुत से कैथोलिक लोग जाते हैं, वहां प्रेयर्स करते हैं और एक थैंक यू नोट छोड़ जाते हैं, बिकॉज वो मानते हैं कि एनिलीज ने सभी इंसानों की पाप की सजा खुद ही भुगती है। तो यही थी एनिलीज मिशेल की ट्रू स्टोरी। अब मैंने तुम्हारे सामने सारे पॉइंट्स रख दिए। अब इस पर तुम्हें बिलीव करना है या नहीं, ये पूरी तरह से तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। बाकी तुम्हें क्या लगता है कि एनिलीज सच में पोजेस थी या फिर वो बस एक बीमार लड़की थी जिसने दूसरे लोगों के अंधविश्वास के चक्कर में अपनी जान खो दी?